हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के एक और टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन आने की बहुत हाई है। आप सभी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये पढ़ा होगा कि देयर इज अ बिलीफ दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज क्रिएटेड एज अ सेफ्टी। अच्छा, आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि ये सेफ्टी इवॉल्व का कॉन्सेप्ट पहली बात तो इवॉल्व ही कैसे हुआ। अच्छा, क्वेश्चन जो आएगा वो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए और उसको समझ पाओ, जैसे हमने वीडियोस में भी किया। 1857 का रिवोल्ट इंडिया में हुआ। 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स जो थे दे वर डीपली शॉक्ड। वो डर गए थे। उन्होंने कभी भी 1857 रिवोल्ट जैसी चीज ना तो विजुअलाइज की थी और ना ही कभी उन्होंने सोचा था कि इंडिया जैसी एक स्लीपी कंट्री जहां पे पॉपुलेशन एकदम स्लीपी है, ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को सप्रेस भी कर दिया। उसको कह दिया कि एक म्यूटनी थी ताकि कोई बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर भी ना दिखाया जाए कि भाई एक बड़ी ग्रैंड नैरेटिव टाइप की कोई चीज थी। उसको डाउन प्ले किया सिपॉय म्यूटनी बोल के। आज की डेट में भी इंडियन हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स यही बोलती हैं कि 1857 रिवोल्ट वाज अ सिपॉय म्यूटनी। दैट इज एन अटेम्प्ट टू showcase the entire 1857 revolt as a minor event in the history. इसी रीजन से आप देखो कि सावरकर व्हेन ही रोट हिज बुक ही रोट इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव सेइंग दैट सावरकर सेड कि 1857 रिवोल्ट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सी द डिफरेंस इन नरेटिव्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे, पहली बात तो वो घबरा गए थे। दूसरी बात ये हुई थी कि 1857 रिवोल्ट के बाद उन्होंने सिपॉय म्यूटनी इसको डेसिग्नेट करके डाउन प्ले करने की कोशिश करी। लेकिन एक इशू था। इशू ये था कि 1857 रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद भी इंडियन पॉपुलेशन जो थी उसके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन था वो खत्म नहीं हुआ। अब ये कैसे इमर्ज हुआ? हुआ ये था कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको डोमेस्टिक पॉपुलेशन के सेंटीमेंट को समझने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का यूज किया तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ब्रिटिशर्स के लोग हुआ करते थे वो ग्राउंड लेवल पर जाके मासेस के बीच में मासेस के सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करते थे। वो मासेस के सेंटीमेंट को समझ के ये एनालाइज करने की कोशिश करते थे कि क्या मासेस अभी भी ब्रिटिशर से डिससेटिस्फाइड है या नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन बहुत था। प्रिंसिपल कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ये था कि लोगों को लगने लगा कि अगर ब्रिटिशर्स ने मुगल अथॉरिटी को हटाया है उसकी जगह पे अपने आप को गवर्नेंस स्ट्रक्चर में उन्होंने पहली बात तो कंट्री के कुछ नहीं किया है। ये एक कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन था। लेकिन दूसरा एक और डिससेटिस्फैक्शन का कॉज था। दूसरा डिससेटिस्फैक्शन का कॉज ये था कि 1867 से लेके 1878 तक इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में फैमिन आता रहा। फैमिन का सबसे बड़ा ड्राइवर जो था वो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, क्योंकि जब 1857 रिवोल्ट से पहले ब्रिटिशर्स कैप्चर कंट्रोल कर रहे थे डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया को, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि उनका प्रिंसिपल मोटिव इंडिया की टेरिटरी को कैप्चर कंट्रोल करने का था कि वो यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। वो रिसोर्सेज को इसलिए एक्सप्लॉइट करना चाहते थे क्योंकि बैक होम ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो इंडिया वाज नंबर वन सीन एज अ रिसोर्स जेनरेटर। अगर इंडिया रिसोर्स जेनरेटर थी तो इंडिया को कॉलोनाइज करना जरूरी था। कॉलोनाइज करने के लिए
कैप्चर एंड कंट्रोल जरूरी था। कैप्चर एंड कंट्रोल करने के लिए जब आपने इंडिया को कॉलोनाइज किया तो कॉलोनाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या था? कॉलोनाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि आपने एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज अपनाई। सारी की सारी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज ज्यादातर इकोनॉमिक रेल्म ऑफ द सोसाइटी में थी, जिसमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स का डिजेनरेशन हुआ, ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्रीज जो थी वो टूटी, खत्म हुई। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिग्रेड हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि जिसकी वजह से एग्रेरियन प्लांटर्स जो इंडिया में थे वो सिर्फ वही कमोडिटीज प्रोड्यूस करते जिससे ब्रिटिशर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव होता। प्रॉफिट इस तरीके से कि आप उनसे कमोडिटीज ही वो ग्रो करवाओ जिनको आप सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो ब्रिटेन, कर सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज जो पूरे इकोनॉमिक रेल्म ऑफ द सोसाइटी में चली, इसका कॉन्सिक्वेंस 1867 से 1878 तक दिखा इन द फॉर्म ऑफ फैमिन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। 1857 रिवोल्ट की वजह से डिससेटिस्फैक्शन था। दूसरा फैक्टर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिशर्स ने मुगल अथॉरिटी को रिप्लेस करके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में खुद को पोजीशन किया तो ब्रिटिशर्स ने उस समय कंट्री के डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन लोगों के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं किया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ये बताया कि एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज इन द इकोनॉमिक रेल्म ऑफ द सोसाइटी कॉज्ड फैमिन्स। तो ये जो तीन फैक्टर्स का फ्यूजन हुआ, इसकी वजह से पूरी सोसाइटी में डिससेटिस्फैक्शन ब्रिटिश के खिलाफ बहुत था। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि ब्रिटिशर्स ने जब अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ग्राउंड पे भेजा, उन्होंने ये डिससेटिस्फैक्शन के वो बहुत केयरफुली एनालाइज किया। और उस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिटिश सिविल सर्वेंट इंडिया में हुआ करता था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, ए ओ ह्यूमे जिसको हम कहते हैं। उस बंदे ने बहुत केयरफुली इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को पढ़ा। इनफैक्ट कई हिस्ट्री बुक्स में यह बात लिखी है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे ने पूरे पैन इंडिया में ब्रिटिशर्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से प्रिपेयर्ड 7 डिटेल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पढ़ी थी। एक एक रिपोर्ट 1,000 पेज से बड़ी थी, समथिंग लाइक 7,000 पेजेस। और ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे का एक इन्फ्रेंस ये था कि नंबर 1, कंट्री में डिससेटिस्फैक्शन धीरे धीरे सिमर कर रहा है। ये डिससेटिस्फैक्शन फैमिन की वजह से एग्रेवेट हो रहा है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये भी लिखा था, जो एओ ह्यूमे ने बहुत केयरफुली एनालाइज किया, ये लिखा था कि बिकॉज फैमिन की वजह से इंडियंस जो है वो स्टार्व कर रहे थे, जो वैसे ही उनको मरना था भूखे रहने की वजह से, भुखमरी की वजह से, तो पॉपुलेशन के अंदर एक जनरल थॉट इवॉल्व हो रहा था कि जब भुखमरी से मरना है तो क्यों ना ब्रिटिशर्स को मार के मारे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये रिपोर्ट्स में एनालाइज किया गया कि पॉपुलेशन वाज सो डिससैटिस्फाइड कि पॉपुलेशन के मन में बार बार ये पॉइंट आ रहा था कि अगर हमें फैमिन से मरना है तो माइट एज वेल ब्रिटिशर्स के खिलाफ वायलेंस करके ही मरते। एंड दिस इज व्हाट एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे वाज एबल टू इन्फर। और जैसे ही उसने इस चीज को इन्फर किया, उसने समझा कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर रिवोल्ट लाइक 1857 अगेन। 1882 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे रिजाइंड
बिकॉज हिज टेन्योर केम टू एन एंड, तो ही लेफ्ट द सर्विस, सिविल सर्विस खत्म करी उसने, अपना टेन्योर ओवर हो गया उसका, एंड ही वेंट टू एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, और गवर्नर जनरल को जाके उसने ये बात बताई। उसने कहा कि सर कभी भी एक मास वायलेंट अपराइजिंग हो सकती है, इसीलिए वी मस्ट क्रिएट अ सेफ्टी वॉल। इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड सेफ्टी वॉल्व इवॉल्व हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इसको क्राफ्ट कर डिजाइन करने के लिए लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल ने एओ हुमे को बोला कि आप खुद डिसाइड करो कैसे होगा। अब क्योंकि डफरिन का पेट्रोनेज एओ हुमे के पास था, तो उसको ये पता था कि भाई मेरे पास एक खुला कैनवस है पूरा, जिसमें मैं अपना गेम खेल सकता हूँ। उसने दो चीजें सोची। उसने कहा कि ये जो सेफ्टी वॉल्व मैं बनाऊंगा ना, ये सेफ्टी वॉल्व में सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस का एक ग्रुप बना के उनको साथ ले आऊंगा। जैसे ही ये एजुकेटेड इंडियंस साथ आएंगे एक ग्रुप में, इन एजुकेटेड इंडियंस के थ्रू एक संवाद का कल्चर, संवाद मतलब एक डिस्कशन का कल्चर स्टार्ट होगा, एक डेलिब्रेशन का कल्चर स्टार्ट होगा। और जब ये डेलिब्रेशन और डिस्कशन का कल्चर स्टार्ट होगा, उसके बेसिस पे हम एक नैरेटिव क्रिएट कर पाएंगे कि मासेस जो हैं उनके कंसर्न्स ब्रिटिशर्स एड्रेस करने के लिए रेडी हैं, तो मासेस को वरी करने की जरूरत नहीं। अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि 1882 में टेन्योर खत्म करने के बाद एलन ऑक्टेवियन हुमे ने जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सेफ्टी वॉल्व बनाने की, तो ये बना इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब इसका फर्स्ट सेशन हुआ, जिसमें आपको पता है कि 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, एलन ऑक्टेवियन हुमे ने एक एक डेलीगेट के नाम को लेके बहुत डेलिब्रेशन किया। उसको एक भी ऐसा डेलीगेट उस समय नहीं चाहिए था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई पॉइंट खड़े होकर बोले। इनफैक्ट एक हिस्ट्री बुक में मैंने एक बड़ा इंसाइटफुल पॉइंट भी पढ़ा। वहां पर यह लिखा था कि एलन ऑक्टेवियन हुमे के मन में एक बड़ा डिलेमा ये भी आया कि वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो था उसको बेसिकली फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाता सेशन के इनॉग्रेशन के लिए, या उमेश चंद्र बैनर्जी को बनाता। लेकिन इस डिलेमा को भी उसने इस तरीके से रिजॉल्व किया कि उसने इतना सेफ बेट खेला कि ही चोज डब्ल्यूसी बैनर्जी, दैट इज उमेश चंद्र बैनर्जी, ओवर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नॉट दैट कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फॉर दैट मैटर कोई रेडिकल था, पर एलन ऑक्टेवियन हुमे को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के तहत यह पता चला था कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एक बार किसी और फेलो फ्रेंड के साथ डिस्कशन के टाइम पे एक ऐसी बात बोली थी कि ब्रिटिशर्स कुड हैव मैनेज्ड एग्रीकल्चर बेटर। सीरियस पॉइंट, कितना माइन्यूट पॉइंट है ये, कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को लेके ये एक पॉइंट आया था कि उसने अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कशन के दौरान ये बात बोली थी कि ब्रिटिशर्स कुड हैव मैनेज्ड एग्रीकल्चर बेटर। मतलब ही वाज नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, ही जस्ट सेड कि थिंग्स कुड हैव बीन डन बेटर। और इस पॉइंट को लेके एलन ऑक्टेवियन हुमे के मन में आया कि नहीं यार, इस बंदे के अगर मन में ही ऐसा थॉट है ना, मुझे रिस्क ही नहीं लेना है। ही चोज डब्ल्यूसी बैनर्जी, हु वाज अ बैरिस्टर, प्योरली इंग्लिश इन टेस्ट,
behaving like an Englishman. He chose him because his vibe matched with W.C. Banerjee. And as a result of which W.C. Banerjee was given the presidency for the first session. लेकिन आप एक चीज देखो कि जब कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था 72 डेलीगेट्स के साथ बॉम्बे में 1885 में, उस टाइम पे इस पूरे कांग्रेस सेशन को इतना सीक्रेटिव रखा गया था कि इस सेशन में पब्लिक का कोई आदमी अलाउड ही नहीं था. पीपल वर नॉट इवन अलाउड देयर एज स्पेक्टेटर्स. लोगों को बाहर खड़े होने की अनुमति नहीं थी. सेशन दिया था सबको. दैट इज व्हाई वी से कि दिस सेफ्टी वॉल्व दैट इमर्ज्ड, a debating society that was created by the British only with the larger objective to understand कि can these people tell us something about the native Indians which we do not know. तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कि to what extent is the safety valve argument true and does it have credence that initially Congress was a debating society. Discuss. Initially Congress was a debating society. Discuss. तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको ये जो एक थॉट प्रोसेस मैंने दिया, इससे अब आपको ये लार्जर आर्ग्यूमेंट की सेफ्टी वॉल्व का ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, इमर्ज कैसे, इसका क्या बैकग्राउंड था, वो कमेंट करके बताइएगा. इसके बेसिस पे देन आई कैन डिजाइन दी subsequent videos on these topics as such. Thank you.